प्यारे बच्चों, मैं 5वीं की क्लास टीचर कमला डेवरानी। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 हम ऐसे बने इस पाठ्य पुस्तक के एक पाठ को सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकाल लो और मेरे साथ में आप लोग भी अच्छी तरह से पाठ को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 9, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। आज हमें इस पाठ को अच्छी तरह से सीखना है और समझना है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये है पेज नंबर 39। इस पेज नंबर 39 में इस पाठ की शुरुआत की गई है। इस पाठ में हमें 5 मुद्दों की जानकारी दी गई है। हम एक एक मुद्दे का अच्छी तरह से समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला मुद्दा है धातु का उपयोग। बच्चों देखो, ये चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं। ये है बल्गेरिया की दफन भूमि में पाई गई सोने की प्राचीन वस्तुएं। तो सोना क्या होता है बच्चों? सोना एक धातु है। तो ये जो है ये प्राचीन काल की वस्तुएं हैं। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि प्राचीन काल के लोगों को भी धातु की जानकारी थी और वे धातुओं का उपयोग करते थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, इसके बारे में हमारे मन में बड़ा कुतूहल रहता है। यूरोप के वस्तु संग्रहालय में इकट्ठी प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए थॉमसन नामक अध्येता ने त्रियुग पद्धति का उपयोग किया। तो बच्चों, ये त्रियुग पद्धति क्या है, इसे हम जानेंगे। पहला युग है अश्म युग। अश्म युग यानी पत्थरों के हथियार, यानी इस युग में पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा युग है ताम्र युग। ताम्र यानी बच्चों तांबा। तो तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं जिस युग में इस्तेमाल की जाती थी वो है ताम्र युग। तीसरा युग है लोह युग। लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं, यानी जिस युग में लोहे के हथियार और अन्य वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी उस युग को हम लोह युग कहते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, ये है पत्थर के हथियार। ये पत्थर के हथियारों का एक चित्र है। इसमें अलग अलग प्रकार के पत्थर के हथियारों को दिखाया गया है। बच्चों, ये है तांबे के हथियार। ये सब तांबे के हथियार हैं। इन चित्रों में आपको जो भी चीज़ें दिख रही है ये सब तांबे की बनी हुई वस्तुएं हैं। यह वर्गीकरण निश्चित करते समय पत्थर के हथियार पूर्व कालखंड के, तांबे के हथियार और अन्य वस्तुओं का कालखंड पूर्व कालखंड के बाद का, और लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुओं का कालखंड तांबे के कालखंड के बाद का, यह थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध कर दिखाया। इसी के आधार पर कालखंडों को क्रमशः अश्मयुग, ताम्रयुग और लोह युग नाम दिए गए। अतः सामान्यतः एक ऐसी मान्यता हो गई कि सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे पेज नंबर 40 खोलिए और अच्छी तरह से मेरे साथ में आप लोग भी पाठ को समझते चलिए। पिछले पन्ने में हमने जाना कि सबसे पहले लोगों को लगा कि तांबा जो धातु है इसी का सबसे पहले मनुष्यों ने उपयोग किया, परंतु प्रत्यक्ष में सबसे पहले स्वर्ण धातु का, स्वर्ण यानी सोना, इस धातु को उपयोग में लाया गया। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत ही नरम और लचीली होती है। इस कारण उसका उपयोग हथियार एवं औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। आप लोग भी देखते हैं बच्चों कि जो हम सोने के आभूषण पहनते हैं वो अगर बहुत लचीले होते हैं, उनको अलग अलग डिज़ाइन में हम लोग तैयार करते हैं। उनका उपयोग हम हथियार और औजार बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही लचीली होती है। अगर हमारे जो आभूषण होते हैं वो भी जल्दी से टूट जाते हैं। स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को एक ऐसी ही अन्य धातु की खोज हुई। इस धातु से मनुष्य के लिए हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। यह धातु कौन सी है बच्चों? यह धातु है तांबा।
जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने कुछ चित्र यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे दिखाए हुए हैं। ये सब जो हैं ये तांबे के औजार हैं, तांबे के हथियार औजार और तांबी से बनी हुई कुछ वस्तुओं के आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा चाक पर बनाए गए बर्तन। बच्चों आप लोग चाक जानते हो ना कि जिस पर जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये प्राचीन काल के भी इसमें चित्र दिखाए गए हैं और ये एक चित्र है। हाथों से बर्तन बनाते समय उसे घुमाने में आसानी हो इसीलिए किसी समय घूमती हुई तख्ती का उपयोग करना प्रारंभ हुआ होगा। एक हाथ से बर्तन को आकार देते हुए दूसरे हाथ से तख्ती को घुमाया जाता था। इस पद्धति में परिवर्तन होते होते पहिया विकसित हुआ। अभी अभी तक पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी स्त्रियां बर्तन को आकार देने के लिए घूमती तख्ती का उपयोग करती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक में बिठाया गया नुकीला उपल चाक उस पर जोर से घूमता है। उस नुकीले पत्थर को क्या कहते हैं बच्चों? खूंटी का पत्थर। तो बर्तन बनाने के लिए तख्ती का उपयोग करने वाला प्राचीन इजिप्ट का मनुष्य का यहाँ पे बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा है और बाईं तरफ आपको एक कुम्हार जो है वो क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, एक मिट्टी का घड़ा बना रहा है। उसने इस मिट्टी के घड़े को अपने चाक पर रखा हुआ है और वो लकड़ी से तख्ती को घुमाते जा रहा है और अपने हाथों से उस मिट्टी के घड़े को आकार दे रहा है जिससे उसका घड़ा जो है वो सुंदर और सही आकार में बन पाए। ताम्र युग नवनवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। इसी कालखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। यह कौन सा आविष्कार था बच्चों? यह आविष्कार पहिए का था। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि सबसे पहले चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने किया। कालांतर में पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा होगा। देखो बच्चों ये है एक प्राचीन काल का मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की सुराही है। इसका उपयोग पानी को वहाँ ठंडा करने के लिए इसके अंदर पानी का संग्रह करते थे। इसमें डालकर वो पानी को बाद में पीते थे। अगला मुद्दा है व्यापार और यातायात। चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुडोल और सुंदर नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। ये बर्तन और अन्य विविध वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से गांव में किसी एक स्थान पर रहने लगे। हम यह कह सकते हैं कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र का एक विशिष्ट क्षेत्र ही निर्मित हुआ, परंतु यह उन्हीं गांवों में हुआ जिन गांवों में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था। यानी जो कुशल श्रमिक थे, जिनको ये कला आती थी, वो अपने गांव के आसपास ही इन वस्तुओं का निर्माण करते थे। लेकिन ये उन्हीं जगह पे रहते थे जहाँ पे उन्हें यह कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे। अतः उन गांवों का विस्तार हुआ। यानी ये जो श्रमिक थे इनकी बस्ती कहाँ बनी? जहाँ पे उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और जहाँ पे उनका व्यापार आसानी से सुविधाजनक तरीके से होता था। अतः ऐसे लोगों का इन लोगों का गाँव में इस तरह से विस्तार बढ़ता गया। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस कारण परिवहन प्रणाली परिवर्तन होना आवश्यक था। परिवहन बच्चों यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या स्वयं हम एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए जिस वाहन का उपयोग करते हैं उस प्रणाली को कहते हैं परिवहन प्रणाली। इस कालखंड में पहियों की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। तो देखो बच्चों आपको अभी इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि पहिए पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग
किस जगह पे किया गया? मेसोपोटामिया। इस जगह पे पहियों पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस चित्र में आप लोगों को दिख रहा है बच्चों कि इस घोड़ा गाड़ी में यहाँ पे पहिए बनाए गए हैं, लकड़ी के पहियों का इस्तेमाल किया गया है। अगला मुद्दा है नगरों का उदय और लिपि। दूर तक फैला हुआ व्यापार, माल का द्रुत गति यानी बच्चों एकदम तेजी से परिवहन और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्पादन केंद्रों के कारण अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक एक स्थान पर आए। बढ़े हुए व्यापार और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना आवश्यक हुआ। हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में भी होता ही था। तो बच्चों देखो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे वस्तुएं दिखाई दे रही है। ये जो है खिलौने हैं, पहियों वाले खिलौने, इनसे बच्चे खेला करते थे। सांकेतिक चिन्ह युक्त कपड़े बड़ी संख्या में पाए जाते थे। व्यापार और उत्पादन में हुई वृद्धि और हिसाब किताब रखने का बढ़ता कार्य जैसे कारणों से पूर्व समय से ही चले आ रहे थे। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको चित्र में कि यहाँ पे पहियों का जब आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। व्यापार बढ़ा तो इसी प्रकार से अलग अलग नगरों का उदय हुआ और हिसाब किताब करने के कारण से हम यहाँ पे एक सांकेतिक भाषा का, सांकेतिक चिन्हों का, प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा। यानी धीरे धीरे लिपि जो है वो लिपि का आविष्कार शुरू हुआ। नगरों का उदय और लिपि, ये देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है पहियों पर चाहिए, जो मैंने पिछले पन्ने में दिखाया था उसी का ये एक चित्र है। और ये है बच्चों को पहियों वाले खिलौने जो बच्चे इससे खेलते थे। अब बच्चों आगे देखो यहाँ पे प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों और प्रतीकों के उदाहरण। पिछली बार हमने कहा था कि लिपियों की शुरुआत हुई। तो देखो बच्चों मिट्टी के इन बर्तनों के ऊपर कुछ सांस्कृतिक चिन्ह बनाए गए, कुछ प्रतीकों के उदाहरण बनाए गए हैं। सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों में सुधार किए गए, उन्हें संस्कारित किया गया, यानी उसको और अच्छी तरह से उसको बढ़ाया गया। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हो गई। आगे बच्चों आगे है 9.5 नगरीय समाज व्यवस्था। नगरीय समाज व्यवस्था विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय और विकास हुआ। इसका प्रमुख कारण व्यापार में समृद्धि है। फिर भी उस नगरीय संस्कृति की नींव नवाश्म युग की कृषि संस्कृति पर ही आधारित थी। नवाश्म युग में जो कृषि संस्कृति विकसित हुई उसी की वजह से अब जाके नगरीय संस्कृति जो है वो विकसित होने लगी। कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं और मान्यताएं रूढ़ी हुई थी वे नगरीय संस्कृति में भी अबाधित रही। यानी जो संस्कृति कृषि संस्कृति में जो लोग पूजा पाठ देवी देवताओं की आराधना करते थे वो नगरीय संस्कृति में भी वही उनकी जो श्रद्धाएं और मान्यताएं थी वो नगरीय संस्कृति में भी उसी प्रकार से वो करने लगे। व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई श्रद्धाओं पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों का अधिक महत्व प्राप्त हुआ। पर्व यानी जैसे इस समय हम लोग किसी त्यौहार का आयोजन करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो उसी प्रकार उस समय भी जो है अलग अलग पर्वों को वहाँ पे महत्व था। वो सामूहिक रूप से उस पर्व को मनाते थे। अनेक नगरों में अति भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो जैसे जैसे उनके व्यापार में समृद्धि आने लगी, जो लोग जिनको धनवान बनते गए उसी प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपने नगरों में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार भी मंदिर प्रमुख के नियंत्रण में आ गए। यानी जो मंदिर का जो प्रमुख था वही जो है उस नगर की शासन व्यवस्था का उसको अधिकार प्राप्त हो गया। वही जो मंदिर का पुजारी है, प्रमुख है, वो उस नगर का पूरा शासन व्यवस्था उसको ही वही संभालता था। कालांतर में मंदिर का प्रमुख पद और राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। यानी एक ही व्यक्ति मंदिर का भी प्रमुख पद है
और वही व्यक्ति उस नगर का जो राज्य है उसका राज्य पद उसको एक ही व्यक्ति के पास आ गया। विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों का यह प्रारंभ था। इन संस्कृतियों की विस्तृत जानकारी हम अगले पाठ में प्राप्त करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और अगला पाठ के लिए हम आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी और अच्छी तरह से अगला पाठ भी हम समझेंगे। धन्यवाद।